हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो बच्चों, क्या होता है कि जो हम लोग पिछली बार जो है जब बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो बच्चों फ़ोन आ जाता है तो ये वीडियो कट ही जाता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं बच्चों, वेरी वेरी सॉरी हमें। चलिए हम लोग फिर से जो है पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण का शेष भाग। हम लोग इसमें बच्चों पढ़ रहे थे, ये सब ख़त्म कर दिए थे हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्येक सेना के अलग अलग कार्य, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे रथ सेना के कार्य पढ़ चुके थे, पैदल सेना के कार्य पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे घुड़सवार सेना के कार्य। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा कि उस समय कौटिल्य काल में घुड़सवार सेना का महत्व जो है बढ़ चुका था। बढ़ने की वजह क्या थी? उसी के पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में राजा पौरव से उसका युद्ध हुआ था, और पौरव की सेना जो मुख्य रूप से रथों की थी वो जो है युद्ध में पराजित हुई थी। वजह क्या थी? पानी बरसने के कारण जो है रथ चल नहीं पाए, रथ के पहिए जो है ज़मीन पर धंस जाते थे, जिसके कारण पौरव की रथ सेना युद्ध नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब, और घुड़सवार सेना का महत्व क्यों था कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो चुका था और दूर क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए, जाने के लिए अब पता नहीं कहाँ पर रोड है या नहीं है, किन किन मार्गों से होकर जाना है, नदियों को पार करना है, पहाड़ियों को पार करना है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलना है। तो ऐसी स्थिति में जो रथ होते थे ये केवल समतल भूमि पर ही कार्य कर सकते थे, समतल ज़मीन पर। समतल ज़मीन का मतलब कि वो भी सूखी ज़मीन पर, और जाने के लिए इनको रोड चाहिए। पहाड़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं, पहाड़ियों पर नहीं जा सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं, ऊंची नीची ज़मीन पर नहीं जा सकते हैं, खेतों से होकर नहीं जा सकते, और जो है नदियों को पार करने में भी नहीं पार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में घुड़सवार सेना का महत्व इसीलिए बढ़ा क्योंकि ना तो इनको रोड की ज़रूरत है, ये जो है किसी भी रोड पर, किसी भी पगडंडी पर, किसी प्रकार की भूमि में, चाहे ऊंची नीची हो, चाहे पहाड़ियाँ हो, चाहे जैसी भी हो, हर प्रकार की भूमि में ये आसानी से कार्य कर सकती हैं। इसीलिए जो है घुड़सवार सेना का महत्व जो है बढ़ चुका था उस समय। ठीक है बच्चों, अब रथों वाला झंझट ही ना रहे। जैसे पानी में जाना है तो घुड़सवारों को आराम से पानी में हिला के नदी पार कर लीजिए। ठीक है, पहाड़ियों पर भी आप उनको लेके चढ़ सकते हैं, ऊंची नीची भूमि पर, खेतों से भी पार करना हुआ, गीली भूमि पर भी जाना हुआ, तो घुड़सवार जो है आसानी से ये सारे कार्य झेल जाते थे। इसीलिए घुड़सवारों का महत्व जो है बढ़ चुका था। बाकी इनके लिए जो मुख्य कार्य दिया गया युद्ध के मैदान में और युद्ध के पहले, युद्ध के बाद, ये सभी कार्य मुख्य रूप से हैं। पहला नंबर, शिविर के लिए उचित भूमि ढूंढना, आगे बढ़कर दौड़कर कहाँ पर रात में सेनाएं विश्राम करेंगी उसके लिए स्थान ढूंढना है। दाएं बाएं असुरक्षित तो नहीं है, इन सब चीज़ों का पता लगाना। ठीक है, विषम स्थानों को पार करना। विषम स्थानों का मतलब है जैसे पहाड़ियाँ हो गई, ऊंची नीची भूमि हो गई, नदियाँ हो गई, ये सभी विषम ही तो रास्ते हैं। युद्ध सामग्री को शीघ्रता से ले जाना, भाई गति उनकी ज़्यादा थी घुड़सवारों की, इसलिए जो है युद्ध सामग्री को शीघ्रता से घुड़सवारों के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता था। अपनी सेना की रक्षा करना, पैदल सेना है तो दाएं बाएं होकर इनकी रक्षा करना, सेनाओं को रक्षा की जरूरत पड़े तो गति के आधार पर इन्हीं को तेजी से भेजा जाता था, यानी रक्षा का कार्य भी घुड़सवार ही करते थे। अगला नंबर, शत्रु की भागती हुई सेना का पीछा करना। अगर युद्ध करते करते शत्रु पराजित होकर भाग रहा है, अगर उसको पकड़ना है, छोड़ देना है तो कोई बात नहीं, अगर उसको पकड़ना है तो उसके लिए जो है पैदल सेना तो दौड़ नहीं पाएगी, इसके लिए घुड़सवार सेना का ही प्रयोग किया जाता था। शत्रु कोष को छीनना, शत्रु का राजकोष यानी धन दौलत अगर लेके भाग रहे हैं तो उनको भी छीनना घुड़सवारों का ही कार्य होता था। और प्रत्येक प्रकार की भूमि में युद्ध लड़ने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण, चाहे जिस प्रकार की भूमि हो, सब में जो है घुड़सवार सेना युद्ध कर सकती थी, चाहे पहाड़ियों पर, चाहे समतल भूमि पर, चाहे जो है ऊंची नीची भूमि पर, चाहे जो है पानी में, हर स्थान पे युद्ध ये कर सकती थी। और आगे जो है वो है गतिशील आक्रमण करना, तीव्र गति से आक्रमण घुड़सवारों के द्वारा ही संभव था।
चलिए बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं गज फेना के कार्य। ठीक है, हाथियों को जो है आचार्य कौटिल्य ने क्या कार्य सौंपा था। पहला नंबर, अपनी सेना के आगे चलना, आगे रहकर शत्रुओं को भयभीत करने का कार्य होता था। भाई इतने बड़े बड़े जानवर और सिकंदर भी एक बार भयभीत हो गया था पौरव की सेना में हाथियों को देखकर। ठीक है, इसके अतिरिक्त नए मार्ग, जल मार्ग एवं निवास स्थान को बनाना, यानी झाड़ियों को कचर के तोड़ देना, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देना, उखाड़ के फेंक देना, ये चीज़ें जो है हाथियों का कार्य था। शत्रु को पीछे हटाना, अर्थात शत्रुओं को डरा कर भगाने का कार्य भी ये करती थी। नदियों को पार करना, नदियों को हिलाकर इसमें पार करा दिया जाता था। पैदल सैनिकों को चाहे बैठा दीजिए, चाहे जिसको बैठा दीजिए। ठीक, अब आगे इनको पार करने के लिए आगे इनको इसलिए रखा जाता है ताकि आफाफ रहे कि गहराई कितनी है। चलिए, शत्रु सेना के आक्रमण के समय पंक्ति बांधकर खड़े हो जाना। नदी जब सैनिक जो है, जब ये हाथी जो है आगे एक लाइन में खड़ी रहेंगी तो किसी भी शत्रु के घोड़ों की हिम्मत नहीं होगी कि वो हाथियों के सामने आ जाएं। आगे है घने जंगल में घुसकर मार्ग बनाना। आगे आगे हाथियों को चलाया जाता था ताकि ये पेड़ों को उखाड़ते हुए और जो है झाड़ियों को साफ करते हुए, झाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ें, ताकि मार्ग जो है अपने आप बन जाए पैदल और घुड़सवारों के लिए। आग बुझाना, चलिए आग बुझाने के लिए भी इन्हीं का प्रयोग होता था। शत्रु सेना को तितर बितर करना, शत्रु सेना इकट्ठे हैं तो उन पर हाथियों से आक्रमण कराया जाए, ये भी ठीक है। इसके अतिरिक्त शत्रु के ऊंचे द्वारों एवं अटारियों को तोड़ना, इस कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता था। हाथी सूंड से जिस प्रकार जो है पेड़ों की शाखाओं को तोड़ देती है, उसी प्रकार अटारियों को भी नीचे खींच के गिरा देती थी। शत्रुकोष को लाद कर ले जाना, अंतिम में युद्ध के बाद शत्रु के राजकोष को, शत्रु की जो धन संपदा है उसको लाद कर अपने राज्य में ले जाने के लिए भी हाथियों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेनाओं के प्रकार। कौटिल्य के समय में या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो उस काल में सेनाएं 6 प्रकार की होती थी। सेनाएं 6 प्रकार की होती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कभी कभी कि मौर्य काल में सेनाओं कितनी प्रकार की होती थी, सेनाएं कितनी प्रकार की होती थी। इसमें जो प्रमुख जो है या एक प्रकार से बल कितने प्रकार के होते थे वही है। इसे बोला जाता है, पहले नंबर पर है मौल बल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है मौल बल, या इसी को बोला जाता है मूल सेना। मूल का मतलब क्या होता है? मुख्य सेना। ये मुख्य सेना होती थी राजधानी के लिए, जो का कार्य होता था राजधानी की रक्षा करना। राजधानी की एक प्रकार से रक्षा करने वाली सेना होती थी। ठीक, नियमित सैनिक होते थे। इसमें क्षत्रियों को भर्ती किया जाता था। क्षत्रियों द्वारा निर्मित सेना होती थी। ये सबसे अधिक जो है विश्वसनीय होते थे और इन्हें राज्य की ओर से नियमित वेतन दिया जाता था। अर्थात ये अस्थायी सेना एक प्रकार से होती थी।